स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभिविजन में। आज हम सभी क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम लोगों को कोल्ड वॉर पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और उसके मेन पॉइंट्स और फैक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, एलाबोरेट करेंगे। और यह वीडियो न सिर्फ क्लास 12 के बच्चे लोग के लिए, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा, बल्कि कोल्ड वॉर से संबंधित क्वेश्चंस अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। इसलिए सभी लोगों को इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हम लोग सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स और फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आइए सबसे पहले जानते हैं कि शीत युद्ध क्या होता है। शीत युद्ध हम लोग किसे कहते हैं? तो देखिए, शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें दो राष्ट्रों के मध्य युद्ध की सी स्थिति बनी रहती है, संघर्षपूर्ण स्थिति बनी रहती है, या आप कह सकते हैं कि तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं होता है। वास्तव में दोनों राष्ट्रों के मध्य युद्ध नहीं होता है। इसे ही हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। अगर वास्तव में युद्ध होता तो उसे हम लोग हॉट वार के नाम से जानते हैं, गर्म युद्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं होता है, तनावपूर्ण स्थिति रहती है, संघर्षपूर्ण स्थिति विद्यमान रहती है, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं होता है। शीत युद्ध दो राष्ट्रों के मध्य विचारधाराओं का संघर्ष है, इसीलिए शीत युद्ध के बारे में कहा जाता है। शीत युद्ध के बारे में विभिन्न स्कॉलर्स, विभिन्न जो विद्वान हैं, उनका मानना है कि शीत युद्ध रण क्षेत्र में नहीं, युद्ध क्षेत्र में नहीं, बल्कि मनुष्य के मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध है। और इनमें से एक विद्वान DS फ्लेमिंग है, जो अपनी पुस्तक द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन में इस बात का जिक्र करते हैं कि शीत युद्ध दो राष्ट्रों के मध्य लड़ा जाने वाला वह युद्ध है जो युद्ध क्षेत्र में नहीं, रण क्षेत्र में नहीं, बल्कि मनुष्य के मस्तिष्क में लड़ा जाता है। ओके, तो आप ध्यान में रखेंगे, इसे ही शीत युद्ध कहते हैं। और शीत युद्ध का ओरिजिन को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो शीत युद्ध ओरिजिन मतलब शीत युद्ध का उद्भव कब होता है, स्टार्ट कब होता है? तो देखिए, स्पेशली शीत युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट होता है। दैट मीन्स कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और द्वितीय विश्व युद्ध का समय कब से कब रहता है? द्वितीय विश्व युद्ध का समय ड्यूरेशन उसका 1939 से लेकर 1945 के बीच में होता है। 1939 में स्टार्ट होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। यहाँ पर सेकेंड WW का मतलब है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ध्यान रखेंगे कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि शीत युद्ध का प्रारंभ कब होता है? तो याद रखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अर्थात 1945 के बाद। जब जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, उसी के जस्ट बाद शीत युद्ध की प्रारंभ होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 के बीच चलता है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 में होता है और इसकी समाप्ति 1945 में हो जाती है। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, ये मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के मध्य लड़ी गई थी। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के मध्य लड़ी गई थी। और मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? तो मित्र राष्ट्रों की जो अगुवाई है वो USA अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USSR अर्थात सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 4 देश मिलकर मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कर रहे थे। और धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहे थे? जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कर रहे थे। और मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के मध्य जो युद्ध लड़ी गई, उसी को हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं, जो कि 1939 से 1945 तक चला। और एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि मित्र राष्ट्रों को इंग्लिश में हम लोग एलाइड पावर्स के नाम से जानते हैं और धुरी राष्ट्रों को इंग्लिश में हम लोग एक्सिस पावर्स के नाम से जानते हैं। इन कंट्री को याद रखिएगा कि कौन कौन से राष्ट्र जो है मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कर रहे थे
और कौन कौन से राष्ट्र धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कर रहे थे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मित्र राष्ट्रों की अगुवाई निम्नलिखित में से किन देशों के द्वारा किया जा रहा। तो याद रखिएगा यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, और धुरी राष्ट्रों की अगुवाई जो कि एक्सिस पावर जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं, इसकी अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान के द्वारा किया जा रहा था। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बात और ध्यान देना है, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे, जितने भी पावरफुल कंट्री थे वो सभी इस विश्व युद्ध में शामिल थे। और द्वितीय विश्व युद्ध का विस्तार कहां से कहां तक होता है? द्वितीय विश्व युद्ध का विस्तार आप देख लीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध का विस्तार यूरोप में, यूरोप से बाहर के इलाके में, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, इसका विस्तार बर्मा जिसे अब हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं, तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक इसका विस्तार होता है। किसका? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने आपसे बोला ना कि जो पॉइंट्स और फैक्ट्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हीं पॉइंट्स और फैक्ट्स को मैं आपको एनालाइज करूंगा, डिस्कस करूंगा, ताकि आप अपना एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त कर सके। ओके, तो देखिए विस्तार इसका कहां से कहां तक होता है? यूरोप में होता है, यूरोप से बाहर के इलाके में भी होता है, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा जिसे अब हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं, तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक द्वितीय विश्व युद्ध का विस्तार होता है। ओके, एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इसमें बहुत ही व्यापक पैमाने पर जनहानि और धनहानि हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अर्थात प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से लेकर 1918 के बीच चलती है, इसमें ही 1914 से लेकर 1918 के बीच चले इस प्रथम विश्व युद्ध ने पूरे विश्व को दहला कर रख दिया था पहले ही। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से और भी व्यापक पैमाने पर जनहानि और धनहानि हुई। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो कहा जा सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्ति के बाद ही शीत युद्ध की शुरुआत होती है। ओके, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगस्त 1945 में, ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर में, हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराता है। तो डेट याद रखेंगे, अगस्त 1945 में अमेरिका जापान के दो शहरों, और उस दो शहर का क्या क्या नाम है? हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराता है, जिसके माध्यम से जापान को घुटने टेकने पड़े, जिसके कारण जापान को हार का सामना करना पड़ता है, हार माननी पड़ती है अमेरिका के समक्ष। तो आपको याद रखना है कि अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराता है, तो जापान को इसके समक्ष अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती है, और इसी के कारण से द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है। यह माना जाता है कि जब अगस्त 1945 में अमेरिका जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराता है, तो इसी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। लेकिन कुछ आलोचक आलोचना करते हुए कहते हैं कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है। अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है। ऐसे में बम गिराना कोई आवश्यक नहीं था। ऐसे में अमेरिका को बम गिराना कोई आवश्यक नहीं था कि जब आप जानते हैं कि जब वो खुद से सरेंडर करने वाला है, तो आपको बम गिराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा आलोचकों का तर्क है, ऐसा आलोचकों का तर्क है। आलोचकों का मानना है कि अमेरिका के इस कार्रवाई का लक्ष्य सिर्फ एक ही था कि अमेरिका यूएसएसआर को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना चाहता था। अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम इसीलिए गिरा है क्योंकि
आलोचकों का कहना था कि अमेरिका का क्या लक्ष्य था इस बम को गिराने के पीछे, इस परमाणु बम को गिराने के पीछे अमेरिका का क्या लक्ष्य था। अमेरिका यूएसएसआर को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना चाहता था, और अमेरिका यह भी जाहिर करना चाहता था कि वह अर्थात अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है, अमेरिका ही एकमात्र सुपर पावर है, एकमात्र वही सबसे बड़ी ताकत है इस विश्व का, यह जाहिर करना चाहता था अमेरिका। ऐसा किसका कहना है? ऐसा आलोचकों का कहना है। जब अगस्त 1945 में अमेरिका जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराता है, परमाणु बम, तो आलोचकों का कहना है कि जापान खुद आत्मसमर्पण करने वाला था, ऐसे में अमेरिका को परमाणु बम गिराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब वो जान रहा था कि जापान खुद से आत्मसमर्पण करने वाला है, तो ऐसे में अमेरिका को परमाणु बम गिराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि अमेरिका का लक्ष्य इस बम को गिराने के पीछे कुछ और था। अमेरिका ने इस बम को इसलिए गिराया क्योंकि वह यूएसएसआर को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य तथा राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना चाहता था, और साथ ही वह यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। ओके, आई होप कि आप सभी समझ पा रहे होंगे, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए इसमें अमेरिका का क्या तर्क रहता है जब आलोचक इस बात को कहते हैं कि अमेरिका ने जो जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया, उस बम को गिराना जरूरी नहीं था। तो अमेरिका अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए, अपना आर्गुमेंट पेश करते हुए कहता है कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने के उद्देश्य से हमने यह परमाणु बम गिराया, कि हम युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहते थे। किस युद्ध को? सेकेंड वर्ल्ड वॉर को। ओके, और अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था, और अमेरिका कहता है कि हमें अपने और अपने साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। तो अमेरिका का यह तर्क रहा था, अमेरिका का यह तर्क रहा था आलोचकों के विरुद्ध। और इसी के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है, और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व में दो महाशक्तियों का उदय होता है। दो महाशक्ति अर्थात दो सुपर पावर हम लोगों के समक्ष उभर कर सामने आता है, जिसमें से एक महाशक्ति, एक सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है, और सेकेंड जो महाशक्ति है वो यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ होता है। ओके, यहां तक सभी लोगों का क्लियर है? आई होप कि सभी लोगों का क्लियर हो पा रहा होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कर सकता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि अगस्त 1945 में अमेरिका जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराता है अगस्त 1945 में। तो ये क्वेश्चन के रूप में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में, कि कितने ईस्वी में अमेरिका ने जापान में परमाणु बम गिराया। तो आपको याद रखना है कि अगस्त 1945 में, है ना, इस डेट को आप याद रखिएगा। 1945 में गिराया। या क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि किन दो शहरों में, उन दो शहरों का नाम पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि जापान के ये दो शहर कौन कौन से थे? हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम उसने गिराया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है एग्जाम में कि इन बमों का क्या नाम था। 1945 में अमेरिका ने जब जापान के दो शहरों में परमाणु बम गिराया, तो उन परमाणु बमों का क्या नाम था? उस नाम को भी आप याद रखेंगे, क्लास 12 के बच्चे स्पेशली, क्योंकि उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। लिटिल बॉय और फैट मैन, उन बमों का क्या नाम था? परमाणु बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय और फैट मैन। ये दो नाम है परमाणु बम का, लिटिल बॉय और फैट मैन। पढ़ते पढ़ते आप लोग याद कर लीजिए, लिटिल बॉय और फैट मैन। लिटिल बॉय बम का जो क्षमता था वो 15 किलोटन का था। लिटिल बॉय जो बम था, एटम बम,
उसका क्षमता कितना था, 15 किलोटन था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और फैट मैन जो परमाणु बम था उसका क्षमता कितना था, उसका कैपेसिटी कितना था, 21 किलोटन था। लिटिल बॉय बम का क्षमता 15 किलोटन और फैट मैन बम का क्षमता 21 किलोटन का था। तो ये बात आप याद रखेंगे। और आप ध्यान में रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि अवरोध जिसे रोक और संतुलन का तर्क कहा जाता है, अवरोध का तर्क या आप इसे बोल सकते हैं रोक और संतुलन का तर्क, ये क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, दोनों ही पक्षों यूएसए और यूएसएसआर के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। इसलिए शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध में नहीं परिवर्तित होता है, रक्त रंजित युद्ध का रूप धारण नहीं करता है। तो आपको समझना है कि देखिए 1950 के दशक के आसपास आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर दोनों अपना परमाणु परीक्षण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो शीत युद्ध के दौरान उनके पास इतने हथियार होते हैं, इतने परमाणु हथियार होते हैं कि दोनों एक दूसरे को परस्पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन लोग के पास, दोनों के पास इतनी क्षमता होती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास भी बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन मौजूद होते हैं, न्यूक्लियर वेपन मतलब परमाणु हथियार, और यूएसएसआर के पास भी बहुत सारे परमाणु हथियार मौजूद होते हैं। तो दोनों ही के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि दोनों एक दूसरे के मुकाबले एक दूसरे को परस्पर नुकसान पहुंचा सके। इसीलिए कोई भी पक्ष कहने का मतलब है कि ना ही यूएसए और ना ही यूएसएसआर दोनों ही युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहते हैं। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका इस बात को जानता था कि परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है इस बात का डिसाइड ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार थे। तो युद्ध यदि शुरुआत होती है परमाणु युद्ध, तो दोनों को नुकसान पहुंचेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि यदि आप किसी व्यक्ति को दौड़ाते हैं तो पीछे पीछे आपको भी दौड़ना पड़ेगा। अगर आप उसका एनर्जी लॉस होता है तो आपका भी एनर्जी लॉस होगा, उसको दौड़ाने के लिए आपको भी दौड़ना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से युद्ध होती है कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के विरुद्ध युद्ध का प्रारंभ कर देता है तो युद्ध में हार और जीत किसी की नहीं होती। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इन एवरी वॉर ऑल आर लूजर्स, नो एनी कंट्री इज विनर, कि युद्ध में सभी राष्ट्र जो है युद्ध से किसी को अभी तक कोई फायदा नहीं पहुंचा है, युद्ध से हमेशा नुकसान ही होता है राष्ट्र। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि युद्ध से कभी किसी राष्ट्र को फायदा नहीं पहुंचा है, जहां तक कि उससे अधिक नुकसान ही हुआ है। जैसा कि नॉर्मन एंगल एक इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर हैं, उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी द ग्रेट इल्यूजन 1909 में, और अपने इस पुस्तक में वो बोलते हैं कि यह एक भ्रम है कि युद्ध राष्ट्रों के लिए लाभदायक होता है, कि इट इज एन इल्यूजन दैट वॉर इज बेनिफिशियल फॉर नेशंस, कि वार जो है कभी किसी नेशंस के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता। नॉर्मन एंगल अपने पुस्तक द ग्रेट इल्यूजन जो कि 1909 में पब्लिश हुई थी, इसमें इस बात का जिक्र करता है कि युद्ध किसी के लिए लाभदायक नहीं होता, और कोई राष्ट्र यदि ऐसा सोचता है कि युद्ध किसी के लिए लाभदायक होगा तो वो गलत सोच रहा है, वो भ्रम में है, वो इल्यूजन में है। इल्यूजन का मतलब भ्रम, वो इल्यूजन में है। तो चूंकि दोनों के पास परमाणु हथियार मौजूद रहते हैं, यूएसए और यूएसएसआर दोनों के पास, और दोनों के पास इतना कैपेसिटी होता है कि वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सके, और यही चीज उन लोगों को रण क्षेत्र में युद्ध करने से रोकती है। अर्थात इसी के कारण दोनों के मध्य विचारधाराओं का तो संघर्ष चलते रहता है,
अर्थात शीत युद्ध चलते रहती है, लेकिन वो जो है कभी भी रक्त रंजित युद्ध में परिवर्तित नहीं होती है। इसे ही हम लोग अवरोध का तर्क या रोक और संतुलन के तर्क के नाम से जानते हैं कि दोनों के पास परमाणु हथियार मौजूद होते हैं, वही चीज उन लोगों को रोकता है युद्ध करने से, वही चीज उन लोगों को रोकता है युद्ध करने से, और दोनों कंट्री के मध्य बैलेंस बना के रखता है। यहां पर बैलेंस ऑफ पावर की सिचुएशन जो है मेंटेन रहती है, शक्ति के संतुलन की स्थिति जो है वो बनी रहती है दोनों देशों के मध्य। ओके, इसीलिए ये कभी भी रक्त रंजित युद्ध में परिवर्तित नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कुछ शीत युद्ध के बारे में, कुछ और अवधारणाओं के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, मैं आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जहां तक संभव हो सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें जो क्लास 12 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।